नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की और इस अवसर पर वितरित पुरस्कारों की। बताएंगे भारतीय शोधकर्ताओं ने विकसित किया भूस्खलन का सटीक आंकलन करने वाला AI आधारित एल्गोरिथम। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य आयोजन। भारतीय वैज्ञानिकों ने भूस्खलन पूर्वानुमान के लिए विकसित किया AI एल्गोरिथम। IIT मंडी के शोधकर्ताओं की खोज से अब मैपिंग और आंकलन में आएगी सटीकता। इंडो डेनिश साझेदारी में विकसित होंगी अगली पीढ़ी की ईंधन और ऊर्जा प्रौद्योगिकियां। DST के सहयोग से IIT मद्रास और डेनमार्क के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश दुनिया की ताजा गतिविधियों की जानकारी ज्ञान विज्ञान के एक खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। 28 फरवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों और अवसर ट्रॉफी का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NRIs के लिए वैभव फेलोशिप को भी लॉन्च किया। समारोह पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस बार भी 28 फरवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर, पूर्व PSA प्रोफेसर K विजय राघवन और सभी मंत्रालयों के सचिवों सहित विभिन्न संबंधित पदाधिकारी और गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए वैभव फेलोशिप की शुरुआत की। इस फेलोशिप का उद्देश्य विश्व स्तर की परियोजनाओं और उत्पादों को वितरित करने के लिए स्थानीय विचारों और सर्वश्रेष्ठ डायस्पोरा विचारों के बीच सहयोग स्थापित करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का वैज्ञानिक कौशल अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था को परिभाषित और निर्धारित करेगा। The world is looking up to us. And is looking up to us because we have vindicated ourselves. We have vindicated ourselves with definite markers. In the Global Innovation Index, we have jumped from 81 to 40, all in the recent 3, 4, 5 years. In the publications, we have jumped from 6 to 3. In the startup ecosystem, we have emerged number 3. But I said in 2015, when the call was made for Startup India, nobody understood whether it was meant to be started up or meant to be stood up. And therefore, the world is ready to be led by India. And the question is, are we ready to lead? Seeing the confidence of these bright brains sitting in this room, I dare take and gather the courage to say, yes, we are ready. Today is a day of celebration of science, which has touched and shaped our lives over so many years in all aspects. This year's theme, as given by our Honorable Minister, Global Science for Global Well-being, is significant for India in the year of its presidency of G20. And we strive for innovation and science and technology to benefit the entire planet. We have a dedicated department, National Council for Science and Technology Communication, which has been supporting various programs for science promotion through state S&T councils. Not only are we taking science to people and making it popular, but we are also recognizing
the efforts of scientists, especially the science communicators who are engaged in the process. The department has also instituted many awards which will be presented today on this auspicious day. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोगों की उपस्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में चयनित विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों के तौर पर प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और पुरस्कार राशि का वितरण किया गया। इनमें 6 अलग अलग श्रेणियों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी बेंगलुरु को दिया गया। पुस्तकों और पत्रिकाओं सहित प्रिंट के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संयुक्त रूप से भुवनेश्वर के प्रोफेसर मायाधर स्वाई और तिरुवनंतपुरम के डॉक्टर बीजू धर्मपालन को दिया गया। बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार संयुक्त रूप से हैदराबाद के डॉक्टर कृष्ण राव अप्पासानी और नई दिल्ली के डॉक्टर उदय कुमार काकरू को दिया गया। लोकप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य का भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में और अंग्रेजी में अनुवाद के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जयपुर के तरुण कुमार जैन को मंच पर आमंत्रित किया गया। नवोन्मेषी पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अगरतला के अंजन बनिक को दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान संचारक और फिल्म निर्माता निर्देशक राकेश अंदानिया को दिया गया। This year we have received Outstanding Science Communication Award from the Honorable Minister. This is for our last 5 years work on science outreach program. We have covered entire educational pyramid in the Karnataka, in the sense from high school to the university level, for students benefiting the students studying at various levels. This award which I am receiving today is symbolize the work of the youngsters in this country, and I really love to dedicate this award to the bright minds of the nation and the great citizens of this country. ये प्रयास हमारा लगभग 23 सालों से चल रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देश का एकमात्र हिंदी विज्ञान समाचार पत्र है और इससे पहले समाचार पत्र का कोई कॉन्सेप्ट भारत में नहीं था। हालांकि मैगज़ीन कुछ हैं, लेकिन अखबार की अगर कैटेगरी में बात करें तो पहला अखबार वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही आया है और हम उसको तो पिछले 23 सालों से लगातार तो प्रकाशित कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शोधार्थियों को प्रोत्साहित करने वाली अवसर प्रतियोगिता को प्रोत्साहन भी एक अहम गतिविधि बन चुकी है। इस बार भी साल 2022 के लिए पोस्ट डॉक्टरल श्रेणी में लोकप्रिय विज्ञान कहानी लिखने वाले शोधकर्ताओं को अवसर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। पिछले 75 वर्षों में भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को समर्पित 3 पुस्तकों का विमोचन भी खास रहा। इनमें डीएसटी की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित पुस्तक विज्ञान विदुषी सहित लैंडमार्क अचीवमेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिपेंडेंट इंडिया और वुमेन इंजीनियर्स इन इंडिया जैसी किताबें शामिल हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित एल्गोरिथम विकसित किया है। इस एल्गोरिथम से भूस्खलन जैसी आपदाओं के पूर्वानुमान की सटीकता में बढ़ोतरी होगी। इस एल्गोरिथम तकनीक का भूस्खलन पर परीक्षण किया जा चुका है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे हिमस्खलन, चरम मौसम घटनाओं और रॉक ग्लेशियर की मैपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भूस्खलन उन प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिनका सटीक पूर्वानुमान अब तक चुनौती बना हुआ है। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और टेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल के शोधकर्ताओं ने अब एक एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विकसित किया है, जिससे भूस्खलन जैसी भूगर्भीय आपदा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान और मैपिंग की सटीकता को बढ़ाया जा सकता है। संस्थान की ओर से विकसित एआई एल्गोरिथम का भूस्खलन के लिए परीक्षण किया गया है। इसका उपयोग बाढ़, हिमस्खलन,
कठिन मौसम घटनाओं, रॉक ग्लेशियर और 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी अवस्था वाले स्थान जैसी अन्य प्राकृतिक घटनाओं के मैपिंग में भी किया जा सकेगा। इससे खतरों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। इस तकनीक से भूस्खलन संवेदी मैपिंग संबंधी डाटा असंतुलन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है, जो किसी क्षेत्र में भूस्खलन होने की संभावना को दर्शाते हैं। इनके अध्ययन के परिणाम हाल ही में लैंडस्लाइड पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। I work in the area of remote sensing and geoinformatics. I particularly look into the application of RS and GIS into natural hazards, mostly landslides. We have recently published a paper in Landslides Journal, wherein we try to apply various machine learning algorithms for improving the accuracy for landslide susceptibility mapping, wherein we have tried to handle the data imbalance. Whenever we do the mapping of landslides, so we have the data, landslide data and the non-landslide data, and in general cases there is a imbalance, and we try to balance the data so that जो मेरा accuracy वो काफ़ी अच्छे तरीके से improve हो सके। इस काम में what we have done, we increase accuracy up to 90-92% तक हमारी accuracy आ गई, जो कि पहले around 70-75% रहा करती थी। भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वो संभावित रूप से चरम घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, नक्शे बना सकते हैं, वास्तविक समय में घटनाओं का पता लगा सकते हैं, स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान कर सकते हैं और निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। विकसित एल्गोरिदम 2 नमूना तकनीक, इजी एंसेंबल और बैलेंस कास्केड के उपयोग से भूस्खलन मैपिंग यानी LSM में डाटा असंतुलन के मुद्दों से निपटने में बेहतर कार्य करता है। उत्तर पश्चिम हिमालय उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी बेसिन में वर्ष 2004 से 2017 के बीच हुए भूस्खलन के आंकड़ों का उपयोग इस मॉडल में प्रशिक्षण और पुष्टि के लिए किया गया था। इसके परिणाम से ये स्पष्ट हुआ कि एल्गोरिदम से LSM की सटीकता काफी बेहतर हुई। और इस तरीके की जो टेक्निक है, इसको हम लोग बहुत ढेर सारे जगह डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। सो इन दैट दिस सेम टेक्निक कुड बी यूज्ड इन अदर डेटा सेट्स लाइक फॉर एग्जांपल फ्लड्स, फॉर एग्जांपल एवलांचेस, फॉर एग्जांपल परमाफ्रॉस्ट, वेरियस एरियाज जहाँ पे भी हम मशीन लर्निंग और मैपिंग की हम बात करना चाह रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी जोनेशन की बात करना चाह रहे हैं, ओवर देयर दिस टेक्निक कैन बी वेरी इजीली यूज्ड। और जो मेरे मैप्स जो बन के आएंगे वो काफ़ी एक्यूरेट मैप्स बन के आएंगे, और उन मैप्स को हम लोग पता चल जाएगा कहाँ पे मेरे हाई रिस्क एरियाज हैं। इन केस ऑफ लैंडस्लाइड्स वी कैन आइडेंटिफाई कि विच आर द हाईएस्ट ससेप्टेबल एरियाज, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे कैन थिंक कि उस तरीके उन एरियाज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेम फ्लड के लिए कहाँ पे मेरा ज़्यादा फ्लड आ रही है, उन सब को पॉलिसी मेकर्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे कैन मेक दोज मैप्स एंड दे कैन प्रिडिक्ट एंड दे कैन यूज दोज प्रिडिक्टेड मैप्स फॉर फर्दर पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर रिड्यूसिंग। भूस्खलन दुनिया भर के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार प्राकृतिक खतरा है, जिससे जीवन और संपत्ति का महत्वपूर्ण नुकसान होता है। इन जोखिमों का अनुमान लगाने और अंततः उन्हें कम करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है। ये अध्ययन लैंडस्लाइड मैपिंग और अन्य जियो हैजर्ड मैपिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में नए रास्ते खोलेगा। भारत में अगली पीढ़ी के ईंधन और ऊर्जा विकास को लेकर IIT मद्रास और डेनमार्क की भागीदारी में अब तटीय पवन फार्म स्थापित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 4 परियोजनाओं के लिए इंडो डेनिश ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से 3 ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए डेनमार्क के साथ भागीदारी की है, जिसमें अगली पीढ़ी के ईंधन की जरूरत और ऊर्जा प्रणालियों का विकास शामिल है। इसके तहत तमिलनाडु में पहला अपतटीय पवन फार्म स्थापित किया जाएगा। पिछले दिनों इस समझौते को लेकर IIT मद्रास रिसर्च पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डेनमार्क के राजकुमार फेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन सहित डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल ने तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और IIT मद्रास के डीन से मुलाकात की। आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी और अगली पीढ़ी के ईंधन की ओर देख रही है।
इसको लेकर नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है। डेनमार्क और भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर आपसी ज्ञान साझा कर इन संभावनाओं को बल दे सकते हैं। इंडो डेनिश ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौते के अंतर्गत इनोवेशन फंड डेनमार्क और भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से परियोजनाओं को वित्त पोषित करेंगे। इनमें 3 परियोजनाएं ऊर्जा के क्षेत्र में हैं और IIT मद्रास एनर्जी कंसोर्टियम के कम कार्बन वाले भविष्य के लिए ऊर्जा संक्रमण को सक्षम करने के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है। इस समझौते का उद्देश्य उद्योग, शिक्षा, सरकार भागीदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास में तेजी लाना और प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग पैदा करना है, जिससे तैयार प्रौद्योगिकियां भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग होने के बाद अनिवार्य रूप से दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी समाधान बन जाएंगी। ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र के अलावा तटीय क्षेत्रों सहित पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण पेयजल को सुरक्षित करने पर भी इंडो डेनिश साझेदारी में काम किया जाएगा। भारत की एक बड़ी जनसंख्या स्वच्छ पेयजल की कमी से ग्रस्त है। भारत के वैश्विक साझेदारी में उठाए जा रहे ये कदम भावी पीढ़ी के लिए ऊर्जा और पेयजल के क्षेत्र में नवीन समाधान उपलब्ध कराएंगे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित विश्व पुस्तक मेले में DST के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार ने इस बार भी अपनी संचार सामग्री का प्रदर्शन किया। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचार और प्रसार की नोडल एजेंसी के तौर पर काम करते हुए विज्ञान प्रसार ने 300 से ज्यादा लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों का प्रकाशन और लगभग 4000 विज्ञान फिल्मों और लघु वीडियोस का निर्माण किया है। पुस्तक मेले के दौरान भी 2 नई अंग्रेजी पुस्तकों मिनिमम साइंस फॉर एवरीबॉडी और पैकेजिंग साइंस फॉर पब्लिक का विमोचन किया गया। इस मौके पर प्रख्यात वन्यजीव फिल्म निर्माता और पर्यावरण संरक्षणविद माइक पांडे, विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर और अन्य गणमान्य लोग एवं पुस्तक प्रेमी उपस्थित रहे। डॉक्टर नकुल पाराशर ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में साइंस कम्युनिकेशन, पॉपुलराइजेशन एंड एक्सटेंशन पर चर्चा की और वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माइक पांडे ने विज्ञान प्रसार के प्रयासों की सराहना करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समर्पित एक उपग्रह टेलीविजन चैनल की जरूरत पर जोर दिया ताकि लोकोपयोगी विज्ञान सामग्री के साथ दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाया जा सके। आपको बताते हैं, विज्ञान प्रसार पिछले कई वर्षों से DST के OTT चैनल इंडिया साइंस का संचालन कर रहा है। पिछले दिनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत भारत और लिथुआनिया गणराज्य ने गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के क्षेत्रों में काम करने और सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में स्थायी संबंध बनाने पर सहमति जताई। लिथुआनिया के अर्थव्यवस्था और नवोन्मेष उप मंत्री श्री करोलिस जेमेइटिस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय लिथुआनियाई प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2010 के समझौते को पुनर्जीवित करने के तरीकों पर चर्चा की गई। लिथुआनिया के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय पक्ष को आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपने पुराने साथी को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में तेजी से और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उपलब्धियों के अलावा कोविड के 4 स्वदेशी टीकों के मामले में बायोटेक की ख्याति दुनिया के सामने है। भारत ने 94 देशों को कोविड-19 वैक्सीन की 723 लाख से अधिक खुराक की आपूर्ति की है और कुशल वैक्सीन वितरण के लिए कोविन ऐप भी साझा किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक खास कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है जिससे पता चलता है कि कैसे आकाशीय बिजली किसी विमान पर प्रहार कर सकती है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस मॉडल से एक ऐसी अंतर्दृष्टि मिली है जो आकाशीय बिजली से विमान के लिए बेहतर सुरक्षात्मक उपायों को डिजाइन करने में मदद कर सकती है। आपको बता दें, हर 1000 घंटे में कोई न कोई विमान आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाता है और आकाशीय बिजली उड़ान के दौरान विमान की सतह को नुकसान पहुंचा सकती है।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में अस्थायी व्यवधान पैदा कर सकती है। इससे विमान को गंभीर नुकसान हो सकते हैं, लेकिन इस घटना का आकलन करना कठिन है। IISc के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर उदय कुमार की प्रयोगशाला पिछले कुछ वर्षों से आकाशीय बिजली से बचाव के तरीके खोजने के लिए अध्ययन कर रही है। इस दौरान उन्होंने कई विशिष्ट मॉडल विकसित किए हैं जो आकाशीय बिजली से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। इसी आधार पर अब अधिक व्यापक कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया गया है। इस अध्ययन में विकसित मॉडल और उससे प्राप्त डेटा को शोध पत्रिका एटमॉस्फेयर में प्रकाशित किया गया है। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने G20 शिखर सम्मेलन की साइंस 20 बैठकों की तैयारी के लिए उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, CSIR, पृथ्वी विज्ञान, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित सभी 6 विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि साइंस 20 शिखर सम्मेलन और साइड इवेंट्स के अलावा रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, जिसकी जिम्मेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई है। साइंस 20 शिखर सम्मेलन की बैठक 21 से 22 जुलाई 2023 तक कोयम्बटूर में होगी। इसका विषय नवाचारी और सतत विकास के लिए डिसरप्टिव साइंस होगा। इसका उपविषय हरित भविष्य के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा, विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना तथा समग्र स्वास्थ्य, बीमारी का इलाज और रोकथाम रखा गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उनके अधीन सभी 6 विज्ञान मंत्रालयों और विभागों ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तथा सभी बंदोबस्त को अंतिम रूप दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने नई दिल्ली स्थित CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर इंडो फ्रेंच कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में फ्रांस के साथ अधिक सहयोग चाहता है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हाइड्रोजन ऊर्जा में हरित रूपांतरण को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया। आपको बता दें, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विश्व के सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की सूची में 4थे स्थान पर है और सौर ऊर्जा देश में नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत सरकार ने 2022 में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल का 20% सम्मिश्रण और डीजल में बायोडीजल का 5% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। CSIR की महानिदेशक और DSIR की सचिव डॉक्टर N कलाईसेल्वी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी संवर्धन की जरूरत है। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।